नमस्कार, टाइम टीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत में पिछले काफ़ी समय से पंचायती इलेक्शन ड्यू है और रियासत जम्मू कश्मीर की जो जनता है इसको बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। लेकिन बदकिस्मती से रियासत की कोalition सरकार इसको अब तक करवाने में नाकाम रही है और आज हम इसी पे बात करेंगे कि पंचायती इलेक्शन अब तक क्यों नहीं हुए। और आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ पैंथर्स पार्टी के सीनियर नेता और सिटिंग एमएलए उधमपुर से बलवंत सिंह मनकोटिया जी हैं। सर, टाइम टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। मनकोटिया साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत में पंचायती इलेक्शन काफ़ी समय से ड्यू हैं और ख़ासकर पिछले मार्च से जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हैं वो भी ड्यू हैं, वो भी रियासत की सरकार नाकाम रही है करवाने में। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पंचायतों का पैसा आता है नियर अबाउट कोई 600 करोड़ रुपए के करीब हर साल लैप्स हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है, कि आपको क्या लगता है कि क्या वजह बात है कि जम्मू कश्मीर रियासत में सब कुछ होते हुए भी अब तक पंचायती और लोकल बॉडी के इलेक्शन ड्यू हैं, ये क्यों नहीं हो पा रहे? क्या इसके पीछे रियासत की जो कोalition सरकार है कि इनकी क्या मंशा है, क्या वजह बात है? देखिए, इसमें तीन चीजें हैं। नंबर वन, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कोalition सरकार यहाँ पे बनी है, ये कोalition सरकार का कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। ये सिर्फ पावर हासिल करने के लिए ये कोalition सरकार बनी है। क्योंकि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा तो उनके डिफरेंट मुद्दे थे, अलग अलग मुद्दों के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो ये वैसे भी होता है कि जब भी किसी स्टेट के अंदर कोalition सरकार बनती है, अलग अलग पार्टियों की सरकार बनती है, क्योंकि इलेक्शन में हर पार्टी का अपना मुद्दा होता है, अपना एक लाइन होती है। तो जब मजबूरन कोalition सरकार बनती है, क्योंकि जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो कोalition बनती है। जब कोalition बनती है तो उसमें सबसे पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक बनता है कि इस जो 5 साल या 6 साल के कार्यकाल में हमारी जो कोalition सरकार बनी है ये क्या कार्य करेगी। तो नंबर वन सबसे पहला इन्होंने है कि इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आज तक नहीं बन पाया है। तो इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि आपस में इनका कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है। सिर्फ भाग दौड़ किस चीज की है कि कौन सा मिनिस्टर बने और कौन सा डिपार्टमेंट उसको मिले, इसकी भाग दौड़ इनकी पिछले 2 सालों से चल रही है। तो मैं ये कहूँगा कि पंचायती चुनाव नहीं होने की पहली वजह ये है कि इनका आपस में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल जीरो कोऑर्डिनेशन है, आपस में तालमेल की कमी जबरदस्त है और बिल्कुल कोई तालमेल नहीं। दूसरी चीज ये है कि ये 2 साल में कोई खास कार्य कर नहीं पाए हैं। ये ग्राउंड के ऊपर टाल स्लोगन्स तो इन्होंने दिए हैं कि हमने रियासत में पेपर वर्क तो बहुत किया इन्होंने, लेकिन ग्राउंड के ऊपर काम कोई नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये समझते हैं कि जब ये इलेक्शन होगा, अगर पंचायत का या लोकल बॉडी का चुनाव हो गया तो ग्राउंड में हम बिल्कुल नंगे हो जाएंगे, पब्लिक में नंगे हो जाएंगे और लोगों को पता चलेगा कि ये सिर्फ पेपर वर्क था और इन्होंने ग्राउंड पे कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों ने इनके हक में बहुत बहुमत नहीं दिया है। तीसरा ये है कि इसमें जो आम पब्लिक है, जो कॉमन मासेस हैं, उनका ये है कि इसमें 73 और 74th जो अमेंडमेंट है, जो कि 2005 में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उधमपुर में रेलवे का इनॉग्रेशन करने आए तो उन्होंने भी कहा था कि 73 और 74th जो अमेंडमेंट है वो होना बहुत लाजमी है, तभी ग्रास रूट पे लोगों को पावर मिलेगी, तभी इस पंचायती राज का लोगों को जैसे रियासत के दूसरे तो इनकी आपस में कोalition नहीं होने की वजह से, आपस में तालमेल कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से अब एक पार्टी कहती है इसमें 73 और 4th अमेंडमेंट करेंगे, दूसरी कहती है नहीं करेंगे। मनकोटिया साहब, मैं वही जानना चाहूंगा कि पिछले काफी समय से खासकर पैंथर्स पार्टी ने इस पे चुप्पी रखी है कि 73, 74 की अमेंडमेंट है, इस पे आपकी काफी देर से राय नहीं आई। मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ही इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमारी राय तो रिपीटेडली जब भी किसी फोरम में बात करने का मौका मिलता है तो पैंथर्स पार्टी हमेशा कहती है कि जो इनका मकसद है कि 73 और 4th में अमेंडमेंट ना हो और हम अपने लोगों को नॉमिनेट करके वो जो ब्लॉक चेयरमैन या पंचायती जो ब्लॉक बॉडीज बनेगी उसमें अपने लोगों को नॉमिनेट करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम पावर हासिल करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये ग्रास रूट लेवल पे लोगों को पावर मिलनी चाहिए और बेसिक मकसद पंचायती राज का यही है कि लोगों को डोर स्टेप पे ये पावर मिलनी चाहिए। मनकोटिया से मैं वही जानना चाहूंगा कि अगर इसमें अमेंडमेंट होती है तो कौन कौन से अधिकार जो हमारे चुने हुए पंचायती में आएंगे, कौन कौन से अधिकार नए उनमें आएंगे? देखिए, इसमें लंबा चौड़ा फरिस्त है इसकी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इसकी अमेंडमेंट नहीं होती है तो सरकार के पास अधिकार है कि वो लोगों को नॉमिनेट कर सकती है,
जैसे ब्लॉक की हमारी कमेटी बनेगी, बॉडी बनेगी, उसमें ब्लॉक बोर्ड बनेगा, उसमें नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें अमेंडमेंट होती है तो नॉमिनेशन का कोई गुंजाइश नहीं है। अब पंचायत लेवल पे आप देखिए कि छोटा सा जमीन का मसला होता है तो हमें थानेदार के पास आना पड़ता है, हमें तहसीलदार के पास जाना पड़ता है। तो जब आप ये अमेंड करेंगे तो आप पंचायतों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी मिलेगा, उनको जो लॉ भी उनके पास होगा, कानूनी ताकत उनके पास होगी कि ये छोटे मोटे फैसले जो अपने लेवल पे करेंगे, फाइनेंशियल उनके पास पावर्स होंगी। तो इस तरीके से ये अगर इसको अमेंड करते हैं तो ये ग्रास रूट लेवल पे हम ये स्ट्रेंथन कर सकते हैं डेमोक्रेसी को, कि इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें अमेंडमेंट होने के बाद जो पावर है वो ग्रास रूट लेवल तक जाएगी। जी बिल्कुल, ग्रास रूट लेवल पे, और ग्रास रूट लेवल तक जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथन होनी चाहिए। मनकोटी साहब, जैसे जो सूरत हाल रियासत के बने हैं, आपको क्या लगता है इसको देखते हुए कब तक ये इलेक्शन लोकल बॉडी की और पंचायती के हो पाएंगे? जब तक सरकार के दिल से ये डर नहीं जाएगा कि हम जीत पाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है सरकार कराएगी। उनके दिल में एक डर है, उनको शक है, और उनका शक बिल्कुल जायज है कि वो इसमें वापस नहीं आएंगे, इसलिए वो अपने डर की वजह से इलेक्शन चुनाव नहीं करवा रहे हैं। लेकिन हम सरकार को कहना चाहेंगे, आप जितना मर्जी डरिए, लेकिन आपने मिस्र के हालात देखे हैं। अगर आप इस तरीके से सिर्फ पावर एक आदमी के हाथ में पावर रखोगे तो लोग सड़कों पे आएंगे। अच्छा मनकोटी साहब, मैं इस थोड़ा मुद्दे से हटके मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी। जैसे पिछले ही दिनों आपने एक मीडिया के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आपने एसपीओ का मुद्दा उठाया, कुछ वीडियोज़ का मुद्दा उठाया। मैं जानना चाहूँगा वो मुद्दा क्या है, और क्या उस पर कोई रियासती सरकार के आगे जो आपने अपील की थी, कोई अमेंडमेंट हुई, कुछ उसमें चेंजिंग हुई? देखिए 89 में जब यहाँ मिलिटेंसी स्टार्ट हुई इस रियासत के अंदर, 89 के बाद हमारे पास उस टाइम जब मिलिटेंसी स्टार्ट हुई तो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम था नहीं। हमारा जो सिस्टम काफ़ी पोर था। जो मिलिटेंसी के खिलाफ जो सिस्टम की जो एक पार्ट है, जो लड़ने वाला पार्ट है, वो इतना वीक था कि हम लड़ नहीं पाए। लेकिन आस्ता आस्ता हमने तरीकाकार निकाले कि जिससे हम उस मिलिटेंसी को क्रश कर सकें। उसमें सबसे पहला तरीकाकार हमने ये निकाला कि हम हर गांव के अंदर विलेज डिफेंस कमेटी बनाएं। उसके साथ ही हमने एक तरीकाकार निकाला कि हम ढोक डिफेंस कमेटी बनाएं, जो पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ गुजर लोग रहते हैं, जो खासकर गर्मियों में रहते हैं, तो वहाँ खास अड्डा होता था मिलिटेंट्स का, तो वहाँ की ढोक कमेटीज हमने बनाई। उसके बाद हमने एसपीओ जो पुलिस में हमने नौजवानों को भर्ती किया, जिसका नाम हमने स्पेशल पुलिस ऑफिसर रखा, हमने एसपीओ के नाम से उनको भर्ती किया। तो आप देखिए इन लोगों के हजारों की तादाद में ये लोग मारे गए हैं, इनके फैमिली मेंबर्स मारे गए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार उसके बजाय पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने में ज्यादा विश्वास रखती है, लेकिन ग्राउंड पे उन लोगों को अभी भी मजबूत करने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। जो डिफेंस कमेटी की बात है, इसमें क्या करते हैं, करीब एक 11 मेंबर की कमेटी बनाते हैं, उसमें से एक आदमी को एसपीओ भर्ती कर लेते हैं, जिसको महीने का 3000 रुपया मिलता है। और 3000 रुपया वो 11 मेंबर्स को, कई बार 11 की होती है, कई बार 9 मेंबर्स की होती है, कई बार 10 की, और 9, 10, 11 जितने मेंबर होंगे कमेटी के, उसको वो बांट दिया जाता है 3000 रुपया। यानी कि एक विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर के खाते में महीने का 150 या 200 रुपया उसको मिलता है। अब देखिए उसने गन उठाई है, उसने बंदूक हिंदुस्तान के हक में और मिलिटेंसी को क्रश करने के लिए गन उठाई है, और गन लेके 24 घंटे वो, क्योंकि जंगल और हमारे दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे जमीन में काम नहीं कर सकता है, हर वक्त गन उठा के नहीं जा सकता है। गन साथ में नहीं लेगा तो मिलिटेंट्स का टारगेट है, तो जब गन साथ में रखेगा तो मजदूरी नहीं कर सकता है, वो जमीन में काम नहीं कर सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए फिर वो 150-200 रुपये में महीने में गुजारा कैसे करेगा। तो नंबर 1 ये, उसको हम बजाय उन वीडीसीज को मजबूत करने में, उनको हम दिन ब दिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उनको वीक करने की कोशिश करी है। दूसरा हमारा एसपीओ, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस मिलिटेंसी को क्रश करने में। अगर एक जो रेगुलर जो कांस्टेबल है, अगर वो 8 घंटे ड्यूटी देता है तो हमारा एसपीओ 20 घंटे ड्यूटी देता है, और उसकी सिक्योरिटी कोई नहीं है। 5 साल 10 साल सर्विस करने के बाद जब भी उसके सीनियर